नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन इतिहास का दूसरा वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अरबी आक्रमण और उसका प्रभाव। तो हम लोग देखेंगे कि चूँकि इस्लाम धर्म का उदय जो है वो सऊदी अरब के क्षेत्र में यानी अरब क्षेत्र में हुआ था, अतः इस्लाम धर्म के जो प्रारंभिक अनुयायी बने वो अरब बने। तो अरबी आक्रमण यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध के क्षेत्र में अरबी आक्रमण होगा और उसके बाद उस आक्रमण का क्या प्रभाव होगा। इन सब से भी इस टॉपिक से सवाल लगातार बनते हैं कि सिंध के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है चचनामा, जहाँ से सिंध क्षेत्र की विजय के बारे में जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम की तरह सिंध क्षेत्र में पहली बार जजिया कर लगाया जाता है। बाकी अरब के आक्रमण का बहुत और सारा प्रभाव पड़ता है, जो आर्थिक क्षेत्र में पड़ेगा, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी पड़ेगा, तो वो हम सब लोग देखेंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अरबी आक्रमण। और अरबी आक्रमण में खास हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम को, क्योंकि ये इसके द्वारा जो है आक्रमण का नेतृत्व किया गया और इसी के आक्रमण के बावजूद भारत के सिंध के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए, वो लोग हम लोग उसको भी देखते हैं। तो देखिए भाई, अरबी आक्रमण में एक हम लोग इसको समझें, जो हमारा दूसरा टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री का, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए देख लेते हैं कि भारत में जो अरबी आक्रमण हुए यानी अरब के आक्रमण हुए हैं, एक तो हो रहा है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, लेकिन उसके पूर्व भी, उसके पहले भी भारत में अरबी आक्रमण हुए हैं। अगर हम लोग सबसे पहले इस्लाम के, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इस्लाम के प्रसार को देखा था, तो व्यापारिक रूप में यहाँ पर बहुत सारे अरब आए जो कि केरला के मालाबार तट में बस गए। अंत में आपको पता है कि वही सारे लोग मोपला, उनके जो संतानें जो उन्होंने हिंदू महिलाओं शादी कर ली, वो संतानें मोपला कहलाए। यानी कि व्यापारिक रूप में तो आते जाते रहे, लेकिन हम लोग अगर देखें तो जब ये 634, उसके बाद 644, उसके बाद 659 और उसके बाद 665 देख लीजिए, और 705, क्योंकि अभी जो मेन अरबी आक्रमण देखिए होगा, ये जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होगा। देखिए ये हमको मेन पढ़ना ये है, मोहम्मद बिन कासिम, यानी मोहम्मद बिन कासिम, इनके नेतृत्व में जो अभी अरबी आक्रमण हो रहा है वो 712 एडी में हो रहा है। यानी इसके पहले भी अरबी आक्रमण हुए हैं। तो अगर हम लोग इनको थोड़ा सा देखें कि कभी कथन कारण में आ जाए कि मोहम्मद बिन कासिम पहला अरबी आक्रमण था, तो एकदम गलत। ये पहला नहीं था, ठीक है ना। इसके पहले भी हुए हैं 634 एडी में। देखिएगा, जब आपको पता है उमर खलीफा था, उमर खलीफा के समय, क्योंकि जब उमर खलीफा के समय इस्लाम धर्म का प्रसार हो रहा था, तो उसी समय जल मार्ग से, देखिएगा जल मार्ग से थाने जो है मुंबई में है, थाने के नज़दीक हमला हुआ था, नज़दीक अरबी आक्रमण हुआ। आपको पता है कि उसके बाद देखिए उमर ने गद्दी बैठते ही मुंबई के थाने के पास में अरबी आक्रमण हुआ, लेकिन ये स्थायी नहीं रहा, आक्रमण हुआ, उसके बाद वापस लौट गए। इसका मतलब इसके पहले भी अरबी आक्रमण हो चुके हैं। 644 में जब उमर के मरने के बाद उस्मान खलीफा बनेंगे, तो उस्मान देखिए खलीफा के समय, तो उस्मान खलीफा के समय, तो देखिए उस्मान ने क्या किया था, सिस्तान यानी ईरान का पूर्वी हिस्सा, सिस्तान की विजय की थी, सिस्तान की विजय। उसने सिस्तान जीता था और सिस्तान जीतने के बाद वो आगे बढ़ गया और वो मकरान एवं सिंध तक पहुंच गया। उसकी जो सेना थी सिंध तक पहुंच गई। इसका मतलब जो है, अगर हम लोग इसको देखें और समझने का प्रयास करें, तो ये देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है, देखिए ये ईरान, पूर्वी ईरान वाला क्षेत्र है, और ये मकरान तट है, और ये सिंध है। तो
उमर आपका उस्मान के समय में ये यहाँ तक आ गए थे, सिंध के क्षेत्र तक। उन्होंने जीता था तो पूर्वी ईरान, ये पूरा सिस्तान वाला क्षेत्र, पर उसके बाद ये मकरान बढ़ गए और आगे सिंध क्षेत्र तक पहुँच गए। तो उस्मान खलीफा के समय में सिस्तान विजय के बाद, देखिए विजय के बाद मकरान एवं सिंध तक भी अरबी पहुंच गए, किंतु कहा गया कि यहाँ पर वो रुक नहीं पाए। तो दो कारण था। उनको लोगों ने बताया कि ये जो मकरान और सिंध वाला क्षेत्र है, यहाँ पर डाकू लुटेरे बहुत साहसी हैं। देखिए यहाँ डाकू लुटेरे हैं और ये साहसी हैं, ये हत्या कर देते हैं। एक तो ये डर फैलाई गई और दूसरा यहाँ पर पानी की कमी है, पानी की कमी है, फल की कमी है, जिससे हो सकता है आप यहाँ जब सेना लेके जाएं या यहाँ रुकने का प्रयास करें तो आप पानी से आपकी जान भी चली जाए। ये दो बातें कही गई, जिससे वो वापस देखिए ईरान वाला हिस्सा जीतने के बाद अरबी फिर चले गए, यहाँ पर स्थायी राज नहीं बना पाए, किंतु आक्रमण यहाँ तक भी हुए थे और विजय भी हुई थी। अंत में डाकू लुटेरे होने की वजह से, वो साहसी प्रवृत्ति होने की वजह से वो लूटपाट करते रहते थे, खतरा हमेशा बना रहेगा। और पानी और फल की कमी, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत आसान काम नहीं है। ये बात जब अरबियों तक बताई गई तो अरबी वापस लौट गए। तो ये भी देखिए आक्रमण हुआ है। उसी तरह अगर हम लोग देखें आपका 659 में अल हरीसी के नेतृत्व में, ये अल हरीसी के नेतृत्व में हमला हुआ और इसमें अल हरीसी मारे गए, इनकी मृत्यु हुई, यानी हार हुई थी इनकी। एक आक्रमण और हुआ था अल हरीसी के नेतृत्व में, लेकिन उनमें इनकी हार होती है। 65 में अल मुहल्लब के नेतृत्व में, अल मुहल्लब, देखिए अल मुहल्लब के नेतृत्व में फिर एक बार अरबी आक्रमण होगा और इसमें अल मुहल्लब की मृत्यु हो जाएगी, ये भी मारे जाएंगे। तो कहने का मतलब कि लगातार प्रयास हो रहा है। आगे चलकर इब्न, देखिए इब्न अल हरी वहित, इनके नेतृत्व में मकरान की विजय होगी। ये मकरान वाला क्षेत्र, ये वाला सिंध के जो पहले हुए, इन्हें मकरान की विजय की गई, मकरान की विजय। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 8वीं सदी के प्रारंभिक दौर में अरबों का मकरान के क्षेत्र में प्रभाव हो चुका था। अभी जब मोहम्मद बिन कासिम आएगा तो इब्न हरी बहित की जगह पर यहाँ पर मोहम्मद हारून हो चुका है, और जब आएगा तो मकरान की सेना उसके साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये अरबी था और वो अरबी आक्रमण होने आ रहा है। और दोनों के द्वारा संयुक्त सेना को लेकर इस सिंध वाले क्षेत्र में, अगर ये हम लोग ये मकरान देखें और ये सिंध का क्षेत्र था, तो मकरान पर अरबी आक्रमण हो चुका, अरबी प्रभाव हो चुका है। और सिंध पर जब भी मोहम्मद बिन कासिम आएगा तो मकरान की सेना साथ दे देगी और फिर सिंध पर देखिए अभियान किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी देखिए हुए हैं, यद्यपि उतने प्रभावी नहीं रहे हैं, उतना उनका स्थायी महत्व नहीं रहा है। किंतु ये कहना कि प्रथम अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ है, ये एकदम गलत है। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यहाँ पर विजय की गई है। सिंध के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं और उसके द्वारा यहाँ पर सिंध के क्षेत्र में जो है विजय करके अरबी साम्राज्य को आगे बढ़ाया गया है, लूटपाट की गई, वो सही है। लेकिन ये कहा जाए कि पहला आक्रमण एकदम गलत है, तो ये हमने इसको देखा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक आइडिया रहेगा। इसलिए जरूरी है इसमें से आपका मतलब इस नहीं कि सब आपको याद रहे, कोई मतलब नहीं, ध्यान रखिए। हम केवल एग्जाम इस पर सवाल सारे बनेंगे, इस पर बस ये इसलिए जानना है कि इस स्टेटमेंट को काटने के लिए कि पहला आक्रमण हुआ, पहला नहीं है, और भी बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। अब आइए हम आते हैं मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में यहाँ आ रहा, उसके पहले थोड़ा एक सिचुएशन समझ लेते हैं, देखते हैं।
ये देखिए पहले समझिए इस बात को। ये देखिए श्रीलंका है। तो कहानी कैसे स्टार्ट होती है, ये देखिए फारस की खाड़ी है और ये जो पूरा क्षेत्र है, देखिए ये वाला क्षेत्र, ये इराक है। इराक, इसको पहले देखिए। भारत में अरब आक्रमण का तत्कालिक कारण क्या हो रहा है, ये इराक है और इराक के गवर्नर का नाम है, देखिएगा जो यहाँ का गवर्नर है उसका नाम है अल हज्जाज। ये इराक का गवर्नर है, उसका नाम है अल हज्जाज। लेकिन पूरे इस्लामिक जगत में ये देखिएगा, ये मिस्र है, ये मिस्र है। आपको मिस्र की राजधानी जो दमिश्क है वहाँ पर खलीफा बैठता है, यानी पूरे इस्लामिक जगत का जो प्रधान है, जो मेन हेड हैं, ये तो एक उनके अंदर छोटे से गवर्नर हैं, उसको वो खलीफा है। और इसका नाम देखिएगा खलीफा का वाहिद, कई किताबों में वाजिद भी लिखा मिलता है। तो ये देखिए खलीफा। कहानी क्या समझिए बात को, ये है। अब ये श्रीलंका है और ये हम लोग जब देखेंगे तो ये समझिए ये सिंध वाला क्षेत्र है, ये पूरा सिंध का क्षेत्र है। ये मकरान का तट था, बाकी ये पूरा ईरान वाला क्षेत्र है, ये जो देख रहे हैं ईरान है। तो यहाँ श्रीलंका से एक जहाज देखिए, ये एक जहाज जो है ये श्रीलंका से समुद्र के तट के माध्यम से ये देखिए इराक पहुंच रहा था और उसमें कुछ सामान ऐसा लाता था जो इराक भी जाना था और ये लाल सागर होते हुए कहाँ जाना था, आपका पहुंचना था मिस्र, यानी मिस्र के खलीफा के यहाँ और आपका इराक के गवर्नर के यहाँ ये जहाज जो था। और जो सिंध का क्षेत्र है, ये जो तटवर्ती क्षेत्र देखिए, तटवर्ती क्षेत्र सिंध का, ये जो तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे डाकू, मेढ़ देखिए, कुर्क, ये सब लुटेरे लोग हैं, संगार, जाट, ये लुटेरे जात थे जो कि इनका मेन काम था कि समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में जहाज़ों को लूटना। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, जहाज जो है सामान लेकर इराक और मिस्र की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में सिंध के क्षेत्र में जो है खासकर देवल के पास जब पहुंचता है तो वहां पर डाकुओं के द्वारा इस जहाज को लूट लिया गया। जब जहाज को लूट लिया गया, जो सिंध क्षेत्र है देखिएगा, ये सिंध क्षेत्र है, इसके शासक का नाम था दाहिर, दाहिर नाम था। जब जहाज को लूट लिया गया और लुटेरों ने लूट लिया तो ये खबर पहुंची इराक के गवर्नर अल हज्जाज के पास। अल हज्जाज ने दाहिर के पास एक पत्र भेजा और बताया कि आपके क्षेत्र में डाकुओं के द्वारा मेरे जहाज को लूट लिया गया है, लूट में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हमारे खलीफा के यहाँ जानी है, अतः आप लूट के माल के साथ पूरे जहाज को जो लूटा गया उसको वापस करवाइए। इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने लेटर लिखा दाहिर को। दाहिर ने आगे चल के दूसरा उसका जवाब दिया कि चूंकि ये लुटेरे जो हैं वो मेरे बस में नहीं हैं, उन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, वो तो हमारे राज्य का भी जहाज लूट लेते हैं, अतः मैं आपका सामान दिलवाने में समर्थ नहीं हूँ, मैं नहीं दिलवा पाऊँगा। अब कहा गया है कि इसमें जहाज में बहुत सारी जो है आपका नाबालिग जो है आपका मुस्लिम युवतियां थीं, बच्चियां थीं, जिनको जो है खलीफा की सेवा में ले जाया जाता था, और तो और वो अनाथ बच्चियां थीं, उनको आके उनकी शादी भी करवानी थी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो वो थोड़ा धार्मिक मामला भी जुड़ा हुआ था। बाकी और सामान जो उपहार थे, गिफ्ट थे श्रीलंका से, वो जो हज्जाज भिजवा रहा था वो तो थे ही। अल हज्जाज ने इनको बात बताई दाहिर को। दाहिर ने जब अपनी जो है असमर्थता व्यक्त की कि मैं नहीं वापस कर पाऊंगा, तो अल हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति मांगी कि हम दाहिर पर अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं, हम उसको हरा देते हैं, अपना लूटा हुआ जहाज हमें मिल जाएगा। खलीफा ने अनुमति दे दी। पूरी कहानी सुनी, खलीफा ने अनुमति दे दी अल हज्जाज को, और इस तरह से अल हज्जाज के द्वारा जो है दाहिर के ऊपर अटैक करने के लिए निर्णय लिया गया। और शुरू में देखिएगा इस पर दो लोग, एक तो उस निर्णय हुआ अल हज्जाज का कि एक जो जहाज जाएगा देखिएगा, एक आक्रमण होगा वो स्थल मार्ग से मकरान तट होते हुए स्थल मार्ग से सिंध पर होगा ये,
और जो दूसरा देखिए निर्णय लिया गया कि जो दूसरा हमला होगा वो दूसरा हमला होगा जल मार्ग से, दूसरी सैन्य टुकड़ी जाएगी और वो सीधा पहुंचेगी ये, यानी कि एक स्थल मार्ग और एक जल मार्ग। स्थल मार्ग से जो जाएगा देखिएगा, जो स्थल मार्ग से जा रहा है ये इसको भेजा गया, इसका नाम था अब्दुल्ला। ये जो स्थल मार्ग देखिए जा रहा है वो अब्दुल्ला है। और जो जल मार्ग से आ रहा है देखिएगा ये, इसका नाम था बुदैल। कई जगह पर बरदूल भी लिखा मिलता है, बरदूल। तो कुल मिला के अब्दुल्ला और बरदूल के नेतृत्व में 711 ईस्वी में देखिएगा, 711 एडी में, यानी कि 711 ईस्वी में देखिए 711 एडी में अब्दुल्ला और बरदूल के नेतृत्व में पहली बार सिंध पर अटैक हुआ। मतलब अभी मोहम्मद बिन कासिम कहीं पर भी पूरे घटनाक्रम में आया ही नहीं। अब्दुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में हमला होता है। अब्दुल्ला स्थल मार्ग से आया था, देखिए ये स्थल मार्ग से आया और ये जल मार्ग से आया। इस तरह से हमला हुआ और उस हमले में दोनों की हार होती है, यानी कि 711 ईस्वी में देखिएगा अब्दुल्ला और बुदैल का आक्रमण असफल हो गया। ये तो अल-हज्जाज के लिए बड़ी शर्मनाक की बात हुई। अल-हज्जाज ने बात बताई ही नहीं वाहिद खलीफा से, वरना खलीफा इसी को दंड दे देता। जब उसके पहली सैन्य टुकड़ी 711 में हार गई तो इसीलिए उसने क्या किया कि अब 712 ईस्वी में अपने सबसे योग्य सेनापति, जिसकी उम्र मान सोचिए 17 साल है, जो इसका भतीजा भी है, इसका सगा दामाद भी है, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। तो अब्दुल्ला और बुदैल के हारने के बाद अल-हज्जाज के द्वारा अपने सबसे योग्य सेनापति अर्थात मोहम्मद बिन कासिम को भारत में सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है, जिसकी उम्र मात्र 17 साल है। इस तरह से पूरे घटनाक्रम में एक नया नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम, और ये आक्रमण होगा और ये न केवल सफल आक्रमण होगा, इसका अरब के क्षेत्र में, यहाँ दोनों भारत और अरब दोनों के बीच में कहीं न कहीं आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम देखिए पूरी घटनाक्रम में आ गया। तो मोहम्मद बिन कासिम को देखते हैं भाई। मोहम्मद बिन कासिम, देखिए मोहम्मद बिन कासिम, इसकी 17 वर्ष की आयु है। 17 वर्ष की आयु में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा देखिए एक विशाल सेना लेकर, एक विशाल सेना, इस सेना में अगर हम लोग देखें इस विशाल सेना में तो 6000 इराकी घोड़े हैं, देखिए 6000 ऊंट हैं, 3000 भारवाहक ऊंट थे, तो 6000 घुड़सवार सेना, 6000 ऊंट की जो आपका सेना और प्लस 3000 भारवाहक ऊंट, इसमें खाद्य रसद रखा हुआ है, ये रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ये तो स्थल मार्ग से चला, ये स्थल मार्ग से चला उसने, और इसके साथ साथ जल मार्ग से उसने जल मार्ग से 2 हथियार मंगवाए। एक तो मंजानिक, ये सब पत्थर फेंकने वाली मशीनें थी, इसको मैग नल भी कहते थे, और दूसरा आपका नौफथा। ये मशीनें जो थी जलमार्ग से आई, देखिएगा ये दोनों जो मशीनें हैं ये पत्थर फेंकने वाली हैं, पत्थर फेंकने वाली मशीनें आई,
एक साथ पत्थर फेंक के किले की दीवार को तोड़ना या सेना पर पत्थर की बमबारी करना, वो सब के लिए उपयोग में आती थी। मंजानिक बड़ा था, नौफता छोटी मशीन थी। और इस तरह से हर एक मशीन पे देखिएगा कुल 5 मशीनें, पत्थर फेंकने वाली कुल 5 मशीनें आई और हर मशीन पर 500 लोग चला रहे। सोचिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी, यानी कुल 2500 लोग ये हो गए। इस तरह से एक विशाल सेना लेकर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध के क्षेत्र पर अटैक किया गया। अब सिंध के क्षेत्र पर अटैक किया गया, जिसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा बेहतर होगा कि एक अच्छे से मैप बना लें। देखिए फारस की खाड़ी हो जाएगी, तो देखिए ये इराक का पूरा क्षेत्र है, ये इराक वाला क्षेत्र। यहाँ से देखिए जब आएंगे ये, तो ये पूरा इराक, चूँकि ईरान भी अरबों के अधीन था तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ये पूरा देखिए मकरान का तट था ये, और ये पूरा जो क्षेत्र था देखिएगा, ये पूरा का क्षेत्र सिंध क्षेत्र कहलाता था। तो जैसे मोहम्मद बिन कासिम आता है, देखिए मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही आगे पहुंचता है, ये मोहम्मद बिन कासिम, तो मकरान में मैंने आपको बताया था कि इसके पहले 705 ईस्वी में इब्न अल हरीवहित के द्वारा मकरान को अरबी क्षेत्र में मिला लिया गया था। तो उस समय मकरान में इस समय मोहम्मद हारून है। देखिए मोहम्मद हारून ये कहाँ पर है? मकरान में। ये मोहम्मद हारून देख लीजिएगा, मकरान में है मोहम्मद हारून। देखिए मकरान पे हैं। और जब मोहम्मद बिन कासिम, हम लोग इसको मोहम्मद बिन कासिम के समझ रहे हैं, जब मोहम्मद बिन कासिम मकरान के तट पर आता है तो मोहम्मद हारून जो है इसके साथ हो जाता है। इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम की जो सेना और मजबूत हो जाती है। इन सब के अलावा देखो ये सिंध का क्षेत्र है, तो सिंध के क्षेत्र में जब आप और आगे बढ़ता है, देखिए मोहम्मद बिन कासिम, तो सिंध के क्षेत्र में कुछ ऐसा वर्ग था जो कि राजा दाहिर से बहुत नफरत करता था। और क्यों? क्योंकि राजा दाहिर की जो नीति थी वहां पर बौद्ध विरोधी नीति थी, ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। तो इसलिए यहाँ के जो बौद्ध थे वो राजा दाहिर को पसंद नहीं करते थे। मेड़ और जाट जनजातियां जो थी वो नहीं पसंद करती, क्योंकि कर्क और संगार को प्रश्रय देता था, तो मेड़ और जाट इसके विरुद्ध में थे। इसीलिए जब ये सिंध की तरफ अंदर आता है देखिएगा, तो हम लोग समझ ले कि यहीं पर जो है इसको और सहयोगी के रूप में भारत, ये जो सिंध वाले क्षेत्र में मेड़, जाट और आपका बौद्ध, इन लोगों ने भी इसका स्वागत किया कि आप आइए इसको हराइए। दाहिर खुद अलोकप्रिय था अपने क्षेत्र पे, तो इस तरह से इन लोगों ने सहयोग दे दिया। तो अब मोहम्मद बिन कासिम के पास एक मजबूत सेना हो गई। एक तो अपनी सेना लेके वो इराक से आ ही रहा है, मकरान के शासक मोहम्मद हारून ने भी उनका साथ दे दिया, प्लस जो है सऊदी आपका सिंध के क्षेत्र में मेड़, जाट और बौद्ध अनुयायियों ने भी उनका साथ दिया। इस तरह से वो भारत की तरफ प्रवेश कर, सिंध के क्षेत्र में प्रवेश करता है। और जब हमारा बस यहीं पर, ये देखिए ये एक क्षेत्र है, देवल, निरुन, सिहवान, उसके बाद फिर आपका ये रावर, ब्राह्मणाबाद, आरोर, सिक्का और मुल्तान। देखिए ये जो लगातार नाम है, इस क्रम से वो विजय होती है जो मैंने बताया है। पहली देवल की, फिर निरुन की, फिर उसके बाद देखिए पहली देवल की विजय भी होगी, पहले देवल की होगी, फिर ये आपका दूसरी होगी, फिर ये फिर कहते कहते उसका लास्ट अभियान मुल्तान का अभियान था। इतना पैसा मिलता है उसको कि वो मुल्तान को स्वर्ण नगरी या सोने का नगर कह देगा। और फिर उसके बाद उसको अचानक बुला लिया जाएगा, फिर देखिए क्यों उसके बुलाने में उसकी हत्या करवा दी जाएगी, किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। और मुल्तान के बाद उसने जो है एक सेना अभी कन्नौज के क्षेत्र में भेजेगा अबू हाकिम के नेतृत्व में। जब मुल्तान की विजय हो जाएगी तो अबू हाकिम
के नेतृत्व में, देखिएगा, अबू हाकिम के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की सेना वो भेजता कहाँ पर, कन्नौज के लिए। जाओ कन्नौज को जीतो, क्योंकि कन्नौज उत्तर भारत का प्रतीक था। कन्नौज भेजेगा और इस सेना को, अबू हाकिम को, अभी कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा हराया जाएगा। यद्यप उसके बाद फिर प्रयास किया गया, लेकिन अरब उसके बाद कभी भी उत्तर भारत नहीं पहुंच पाए। ललितादित्य मुक्तापीठ, कश्मीर में हम लोगों ने पढ़ा था इसको हराया। तो इसका मतलब ये हो कि हम तो चूंकि ये तो आगे तो कोई ये मेन हमको ये पढ़ना है। अब जो हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा, किसकी जगह पर क्या क्या हुआ। कभी कभी सवाल यही पूछते थे, कहाँ पर बौद्ध मतानुयायी ज़्यादा थे, कहाँ पर पहली बार जजिया कर लगाई गई, कहाँ पर जो है दाहिर मारा गया, कहाँ पर जो है जय सिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, किसको सोने की नगरी कहा जाता है। तो ये जो सारे हैं हम लोग इसी को देखते हैं। तो हम लोग इसको इधर और अच्छे से देख लें। तो ये देखिए मोहम्मद बिन कासिम का, अगर हम लोग एक एक को देखते हैं, जैसे देखो हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये हम लोग देखें, उसके बाद फिर ये देख रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको लिखिए आप लोग देवल, पहला अभियान देवल, इसी को दाभोल भी कहते थे उस समय। मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला शिकार, पहला अभियान सिंध के क्षेत्र में होता है, देखिएगा उसका नाम था देवल या दाभोल। कहा गया है कि चूंकि पूरा जो गुस्सा होता है सबसे सामने वाले पे निकलता है, वो इतना दूर से आया है, बदला लेने आया है, इसलिए उसने देवल या दाभोल पर अटैक किया और कहा 3 दिन कत्लेआम करता रहा। इसको हराया इसने 3 दिन कत्लेआम, 3 दिन तक यहाँ पर जो भी मिला सबको मारते रहे ये लोग। और बाद में जब इसने आत्मसमर्पण देवल ने कर दिया, तो यहीं पर जो है पहली बार, देखिए प्रथम बार जजिया कर लगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट सवाल कि जितना भी आप मिडिवल हिस्ट्री की सबसे शुरुआत, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जजिया कर लगाया गया। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये चूंकि देवल क्या सिंध क्षेत्र में है, इसलिए कहते हैं पहली बार जजिया सिंध में किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम लगवा रहा है। जजिया एक तरह का सुरक्षात्मक कर था, जो कि जिम्मे ने गैर इस्लामिक लोगों को देना होता था अपने जीवन के लिए की सुरक्षा के लिए, अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए, के एवज में उनको जजिया कर देना होता था। इसके एवज में आपका इस्लामिक राज में उनके रहने की आपका अनुमति प्राप्त है। तो इस तरह से पहली बार जजिया कर, देखिए, और भारत के इतिहास में पहली बार जजिया कर लग रहा है। अभी जजिया कर में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो पहली बार भारत में जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। तो लिखते भारत में पहली बार जजिया कर, भारत में पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। मोहम्मद बिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, खूब पूछा था, कासिम ने लगाया। अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ किस क्षेत्र में लगा। तो पूरा क्षेत्र ये क्या है, देखिए ये पूरा क्षेत्र सिंध है, इसीलिए किताबों में लिखा मिलता है कि सिंध क्षेत्र में लगा। किताबों में लिखा होता है कि सिंध क्षेत्र में लगा। हकीकत में, ठीक है, सिंध के अंतर्गत कहाँ लगा था ये देखिए, तो ये कहाँ पर पहली बार लगा था, देवल के अंदर लगा था। अब देखिए जो पूरा सिंध क्षेत्र है, देखिए जो हम लोग देख रहे हैं पूरा सिंध क्षेत्र, यहीं पर आपका इस क्षेत्र का पूरा इतिहास बताने के लिए किताब का नाम है चचनामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, चचनामा। तो आपका सिंध क्षेत्र के इतिहास बताने के लिए कौन सी ग्रंथ या कौन सी इतिहास है जो इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम था चचनामा। ये जो चचनामा है देखिएगा, ये मूलतः इसको एक अज्ञात अरबी लेखक ने लिखा, अरबी लेखक ने लिखा। चचनामा को एक अज्ञात अरबी लेखक ने लिखा। तो पूछ सकता है चचनामा का लेखक कौन है,
आज के बाद। तो एक अज्ञात अरबी लेखक है, चूंकि अरबी लेखक है तो किस भाषा में चचनामा मूलतः किस भाषा में थी? अरबी भाषा में। तो चचनामा, तो एक सवाल बार बार, चचनामा में कहाँ के इतिहास की जानकारी मिलती है? सिंध क्षेत्र के इतिहास, क्योंकि चचनामा मतलब चाच, दाहिर के पिता का नाम चाच था, जो कि पूरे आपका यही जो है दाहिर के वंश का संस्थापक था। तो उसी की नाम पे किताब लिखी गई, चचनामा लिखी गई थी। इसको एक अज्ञात अरबी लेखक ने लिखा। अब देखिए आगे चलकर जब इस सिंध क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक, तो एक शासक बनता है नसरुद्दीन कुबाचा, जो सिंध क्षेत्र का हेड था। नसरुद्दीन कुबाचा के समय समझिए अबू, इसको लिखिए नोट करिए, अबू बकर कूफी द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया चचनामा का। फारसी में अनुवाद, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चचनामा मूलतः तो अरबी भाषा में थी और किसी अज्ञात लेखक ने लिखा था, किंतु इसका फारसी में अनुवाद कौन कर रहा है? तो अबू बकर कूफी कर रहा है। और किसके समय कर रहा है? नसरुद्दीन कुबाचा। जब आप देखेंगे जब बंटवारा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद, तो आपका ये जो सिंध, मुल्तान और उच्च वाला क्षेत्र है, तो किसको मिलता है? नसरुद्दीन कुबाचा को। लाहौर का क्षेत्र मिलता है ताजुद्दीन एल्दौज को, और सॉरी वहाँ को आपका गजनी का, और लाहौर और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र किसको मिलता है? नसरुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक को। और बंगाल बिहार का क्षेत्र जो मिलता है वो मिलता है मोहम्मद बिन बख्तियार, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को। तो नसरुद्दीन कुबाचा को चूंकि सिंध का क्षेत्र मिला था, इसलिए उसने सिंध के क्षेत्र में जो किताब चचनामा थी, जो उस समय अज्ञात अरबी भाषा में थी, उसका फारसी में अनुवाद कौन कर रहा है? अबू बकर कूफी। और किसके समय का है? नसरुद्दीन कुबाचा में। तो इसलिए सिंध पे कभी पूछ सकता है, खूब पूछा भी जाता है कि चचनामा में से कहाँ के इतिहास की जानकारी है? तो सिंध के इतिहास की जानकारी, सिंध क्षेत्र में जो पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं घटनाक्रम, सब चचनामा में लिखा हुआ। और तो पूछ लिया जाए कि चचनामा का लेखक कौन है? एक अज्ञात अरबी लेखक था। किस भाषा में मूलतः थी? अरबी भाषा में। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अबू बकर कूफी ने किया। 1600 ईस्वी में इसमें जो है आपका अमीर मोहम्मद मासूम के द्वारा भी लिखा जाएगा अकबर के काल में, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका ये नसरुद्दीन कुबाचा के समय में अबू बकर कूफी के द्वारा लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने इसको देखा, क्योंकि सिंध का नाम आ गया था तो इसलिए मैंने आगे बता दिया। तो हमारा जो पहला देखिए विजय हुआ, वो मैंने कहा पहला उसने दाभोल या आपका दाभोल या देवल की जीत के 3 दिन कत्लेआम किया। पहली बार जजिया कर लगाया, भारत में पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इसी सिंध के क्षेत्र में अर्थात देवल में लगाया जाता। तो हमारा पहला देखिए जो टॉपिक था वो पहले विजय थी, कंप्लीट हुई। दूसरा देखते हैं, ये क्षेत्र दूसरा वाला क्षेत्र का नाम था नीरून। यहाँ बौद्ध मतानुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो पूछ सकता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया तो कहाँ पर सर्वाधिक बौद्ध मतानुयायी थे? नीरून में, क्योंकि बौद्धों ने तो इसका स्वागत ही किया था। इसके आते ही बौद्ध मतानुयायियों ने इसको अपना शासक स्वीकार कर लिया। यहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ, बौद्ध ने जो है अपना हिंसा के सिद्धांत को अपनाया, इसको शासक मान लिया। इस तरह से नीरून से आगे चल गया वो सेहवान। देखिए ये सेहवान है, सेहवान में दाहिर का सगा भाई, दाहिर का भाई बजरहा, ये शासक था वहां पर। देखिए और कहा गया कि जब दाहिर ने सेहवान पर अटैक किया तो इसका भाई जो था बजहरा है वो, ठीक है, इसका भाई जो है बजहरा, ये भाग के चलता बुधिया के जाटों में बुधिया के जाट थे, उनके साथ थे। बुधिया के जाट के यहाँ शरण लेता है यानी इसका भाई भग जाता है सेहवान से। दाहिर ने सेहवान को तो जीत ही लिया, इसका भाई बुधिया के जाटों के यहाँ जाके शरण लेता है। बाद में बुधिया के जाटों में एक व्यक्ति का नाम था कॉक ने बता दिया कि बुधिया के जाटों में छिपा हुआ है, अतः उसने जो है वहाँ भी अटैक किया। और चूंकि वो जो बुधिया के जाट थे, देखिएगा ये सीसम नामक जगह पे थे, सीसम।
अतः यहाँ भी मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, इसको हराया, और वहाँ पर आपका इसका भाई जो है बजहरा जो है मारा जाता है। तो इस तरह से ये भी एक अभियान का हिस्सा था। सेहवान के बाद कहाँ पहुँच गया? सीसम तो तब पहुँचा जब उसका भाई जो है बुधिया के जाटों के यहाँ छिप गया था, यानी बजहरा जो है जाटों के यहाँ छिप गया था। तो बस को हमको क्रम जानना है। उसके बाद देखिए आपके सामने आता है रावर। ये अगला देखिए, पहला देवल, फिर निरुन, उसके बाद फिर देखिए सेहवान। अब आपके सामने कौन नाम आ रहा है? रावर आ रहा है। रावर में अगर हम लोग देखें तो रावर में इस समय दाहिर था, और इस रावर अभियान में दाहिर लड़ते हुए मारा गया है। सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता हुआ है, लड़ते हुए मारा गया। तो किस अभियान में, सिंध के किस अभियान में दाहिर की मृत्यु हो गई? उस समय दाहिर रावर किले में छिपा था। कहा गया कि जब उसने पश्चिमी, देखिए पूरा पश्चिम, ये पूरा हो जाएगा तो ये पूर्वी हिस्सा था, पश्चिमी हिस्सा था। तो दाहिर को लगा कि मैं पश्चिमी हिस्से पर अटैक हुआ, पूर्वी को सुदृढ़ रखता हूँ। उसने पश्चिमी की रक्षा का प्रयास ही नहीं किया, वो लगातार जीता चला गया। ये उसकी गलती हो गई थी। अगर वो फ्रंट पे आ जाता पूरी शक्ति के साथ, तो हो सकता है परिणाम को दूसरा होता। उसने सुरक्षात्मक आपका कदम उठाए, पश्चिमी पूर्वी अपने जो आपका क्षेत्र था उसको सुरक्षित करना चाहा, क्योंकि मेन उसका डेवलपमेंट पूर्वी क्षेत्र में था। अब उसकी राजधानी हम लोग देखेंगे अरोर, वो पूर्वी क्षेत्र में थी। ब्राह्मणाबाद पूर्वी क्षेत्र में था, रावर पूर्वी क्षेत्र में था, और ये सब पश्चिमी क्षेत्र में था। उसने अपने आप को पूर्वी क्षेत्र में केंद्रित कर रखा था, इसलिए पश्चिमी क्षेत्र में उसका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था। विरोधी लोग पश्चिमी क्षेत्र में थे, मेड़ हो चाहे वो बौद्ध हो, सब पश्चिमी विरोधी थे, जाट हो, वो सब पश्चिमी क्षेत्र के थे। तो इस तरह से रावर में दाहिर मारा गया, और दाहिर के मरने के बाद इनकी पत्नी रानी देवी ने युद्ध का नेतृत्व किया। रानी देवी ने, इनकी एक पत्नी का नाम था रानी देवी ने युद्ध का नेतृत्व किया, यानी इनके मरने के बाद युद्ध का नेतृत्व किया। बाद में इनकी भी मृत्यु हो गई, ये भी पराजित हुई, मारी गई। तो कहने का मतलब पूछ सकता है कि रानी कौन सी पत्नी ने दाहिर के मरने के बाद युद्ध का, क्योंकि पत्नी का नाम एक लाडो देवी भी था, तो रानी देवी इनकी पत्नी ने रावर के अभियान में, रावर के किले में, दाहिर रावर के किले की रक्षा करते हुए मारा गया था। और उसके बाद वहाँ इनकी पत्नी रानी देवी ने युद्ध का नेतृत्व किया, बाद में पराजित हुई और वो भी मारी गई। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा रावर यहाँ तक। अब ये देखिए ये क्षेत्र ब्राह्मणाबाद है। हम लोग इसको देख, इसके फिर इसको देखो हटा दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए हम आप लोग, तो ये हम लोगों ने शुरू में देखा था, ये दाभोर, ये आपका देवल, ये देवल है, ये निरुन था, ये सेहवान था। उसके बाद फिर सीसम हो गया था। उसके बाद फिर सेहवान के बाद अभी आप लोगों ने पढ़ा था रावर, और ये आपका ब्राह्मणाबाद। देखिए ये रावर था, ये रावर है, और ये देखिए ब्राह्मणाबाद। देखिए ब्राह्मणाबाद जो थी, यहाँ पर दाहिर का पुत्र जय सिंह, देखिए ये जय सिंह जो था, देखिए ये इस किले की रक्षा कर रहा था, किले में जय सिंह था, ये दाहिर का पुत्र था, ये दाहिर का पुत्र है, देखिए जय सिंह। तो जय सिंह ने यहाँ पर जो है रक्षा की। अंत में जय सिंह हार गया, और कहा गया कि जय सिंह जान जब बची जब जय सिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। सोचिए, यानी कि दाहिर के पुत्र जय सिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो उसकी जान बचे। तो पूछ सकता है कि दाहिर के किस पुत्र ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, उसका क्या नाम था भाई? आपका जय सिंह। और कहा गया था इसी ब्राह्मणाबाद किले में, सुनिएगा, आपका दाहिर की एक दूसरी पत्नी थी लाडो देवी। देखिए लाडो देवी, ये दाहिर की पत्नी है, दाहिर की पत्नी है, और इनकी दो बेटी हैं, एक सूर्यामल, ठीक है, और एक परमल।
ये देखिए सूर्यामल और परमल, ये दो बेटियां हैं इनकी, और इसी अभियान में इनको दोनों को पकड़ा जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इन दोनों को कहा जाएगा कि खलीफा के पास ले जाया जाएगा। तो खलीफा कौन थे वहाँ पर? वाहिद या वाजिद मिस्र वाले, उनके पास ले जाएगा। तो इस तरह से ब्राह्मणाबाद में दो बातें हुई। एक दाहिर के, ब्राह्मणाबाद तो हारे ये लोग, दाहिर का जो पुत्र था जय सिंह, उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और दाहिर की पत्नी लाडो देवी से दो पुत्रियां सूर्यामल और परमल को गिरफ्तार करके आपका ये निर्णय लिया कि इनको कहाँ लेके जाया जाएगा? खलीफा के सेवा में, उनके यहाँ पर ले जाया जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे ये अरोर, ये सिंध की राजधानी थी, सिंध की राजधानी। तो आगे चलकर अरोर को इन्होंने जीता, अरोर को भी जीत लिया। उसके बाद अरोर को जीतने के बाद एक छोटी जगह आएगी सिक्का, सिक्का को जीता। उसके बाद महत्वपूर्ण जगह थी मुल्तान। कहा गया कि यहाँ पर मुल्तान में, ये 713 ईस्वी में मुल्तान पहुंच चुका था, क्योंकि पूरे 12 में तो पूरे ही अभियान हुए। तो मुल्तान में बताया था कि इतना सोना मिला, इतना सोना मिला मुल्तान में कि मुल्तान को नाम ही पड़ गया स्वर्ण नगरी। और ये इम्पोर्टेंट है स्टेट सर्विसेज में और यूपीएससी दोनों में कि सोने का नगर या स्वर्ण नगरी किस शहर को कहा जाता था? मुल्तान को। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सूर्य मंदिर भी बनवाया गया था। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो सोने का नगर या स्वर्ण नगरी के नाम से कौन जाना जाता था? मुल्तान। और बताया गया कि जब मुल्तान का विजय कर चुका था, अचानक सुनिए बुलावा आया, कहाँ से? खलीफा के यहाँ से, सॉरी मिस्र से। और आगे ये बुलावा आया कि मोहम्मद बिन कासिम को वापस जो है बुला लिया जाए। अब उसके बाद अगले साल 2013 में ही, 713 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाएगी। तो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु में दो बातें हैं, देखिएगा, समझिए। एक तो दो बातें हुई कि जो खलीफा हैं, देखिए ये खलीफा जो थे मोहम्मद बिन कासिम के मृत्यु को लेकर दो बातें प्रचलित हैं। एक तो देखिए जो खलीफा थे, समझिए, उनका नाम था वाहिद या वाजिद। ये जो थे अल हज्जाज, ये जो इराक के गवर्नर अल हज्जाज थे, ये अल हज्जाज के बहुत अच्छे संबंध थे इनके। और चूंकि मोहम्मद बिन कासिम जो था अल हज्जाज का दामाद भी था और इसका भतीजा भी था, इसीलिए उसके संबंध अच्छे किससे थे? मोहम्मद बिन कासिम से। लेकिन अब ये साल दो साल में स्थितियां पलट गईं, वाजिद या वाहिद को हटा दिया गया गद्दी से और आ गया सुलेमान। देखिए उनकी हत्या कर दी गई थी। सुलेमान नया खलीफा बना था। ये सुलेमान जो है ये नया खलीफा बना, और वो घोर विरोधी था अल हज्जाज का, क्योंकि अल हज्जाज का दामाद कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। तो एक तो ये कहा गया कि अल हज्जाज का कद ना बढ़े, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध या भारत विजय कर ली गई, सिंध विजय कर ली गई थी, इसीलिए सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को सीधा वहां से बुलवाया और बुला के इराक के मेसोपोटामिया नामक एक जगह थी, उस जेल में बंद करवा दिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। एक तो मोहम्मद बिन कासिम के मरने का एक ये कारण बताया गया है कि अल हज्जाज के उसके बाद वाहिद के बाद सुलेमान नामक खलीफा आता है, और उसने अल हज्जाज, चूँकि उसकी सतर्कता थी और वो अल हज्जाज का भतीजा था और योग सेनापति था, उसने उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा गया इसको कैद करवा लिया गया, और इराक के मेसोपोटामिया नामक जगह थी वहाँ पर जो है कैद में, जेल में रख दिया गया। अंत में उसकी जेल में ही मृत्यु हो गई। दूसरा एक कथन है कि उनकी जो लड़कियां, देखिए, दो सूर्यामल और परिमल थी, इन दोनों को खलीफा सुलेमान की सेवा में लाया गया। इन दोनों ने एक चाल चली, उसने सुलेमान से ये बताया कि आपकी सेवा में हमको लाने के पहले हमारा कौमार भंग कर दिया गया है, यानी हमारे साथ जो है आपका मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है हमको हवस का शिकार बना दिया गया है।
और ये खबर जब सुलेमान को मिलती, सुलेमान क्रोधित हो गया कि मेरे पास जो है उनको जो है लाने के पहले उनका कौमार भंग कर दिया गया है। इस घटना को लेकर सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम के लिए ये जो है एक जो आदेश दिया कि इसकी पूरी जो है खाल को उधेड़ कर उसमें भूसा भरवा दिया जाए। इस तरह से सूर्यमल और परिमल के चतुराई से लोग बताते हैं कि मोहम्मद बिन, जबकि गलत बात थी, मोहम्मद बिन कासिम की पूरे खाल को निकलवा कर भूसा भरवा कर उसकी हत्या करवा दी गई। तो कहे मतलब ये भी एक तर्क है। फिलहाल जो भी हो, मोहम्मद बिन कासिम को अचानक जो है उसकी अगले साल 2713 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों रीजन में कुछ भी हो, अरब आक्रमण का ये मेन पहलू था, ये अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण। तो ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। पहली बार अरबी आक्रमण किसके सफल नेतृत्व, किसके नेतृत्व में हो रहा है। अगर हम लोग इसमें देखें, अभी जो सिंध के क्षेत्र में तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो कौन है, मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि सिंध के क्षेत्र में वही आ रहा है जो सफल आक्रमण के रूप में रह रहा है, उसको स्थायित्व भी कर रहा है। उसके बाद उसने पहली बार जजिया कर कहाँ लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ लगाया, सिंध के क्षेत्र में। सिंध में कहाँ लगाया, देवल में। जो जो भी चीज़ें, किसको उसने स्वर्ण नगरी कहा था, मुल्तान को। और जब कहते मोहम्मद बिन कासिम जो है वापस लौटता है तो मोहम्मद बिन कासिम ने हिम्मत नहीं हारी, यही मुल्तान से, जो मैंने बताया था, इसी मुल्तान से अबू हाकिम के नेतृत्व में, मुल्तान से अबू हाकिम के नेतृत्व में 10,000 सेना, अभी कुछ पहले मैंने बताया था आपको, कन्नौज आक्रमण के लिए भेजा कि जाए कन्नौज को जीत के आए, कन्नौज विजय के लिए। लेकिन इस अबू हाकिम को ललितादित्य मुक्ता पीठ कश्मीर के शासक जो कन्नौज तक इसका प्रभाव आ चुका था, उसने इनको पराजित किया, हराया। और इस तरह से उत्तर भारत को जीतने का अरबों का जो आपका सपना था वो टूट गया। 725 ईस्वी में पुनः जो है अरबों का आक्रमण उत्तर भारत में हुआ, लेकिन इस बार इनको जो है राष्ट्रकूटों ने हराया और चालुक्यों ने हराया। इसलिए राष्ट्रकूट शासक मिहिर भोज को अरबों का नाशक और अरबों का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है, क्योंकि उसी ने उनको बार बार हराया। तो यानी कि उसके बाद उत्तर भारत में अरबों का कभी भी जो है प्रभाव नहीं जम पाया, खासकर राष्ट्रकूट और आपका चालुक्यों के कारण। तो ये जो है बेसिक था। अब हमारा एक छोटा टॉपिक है कि अरबों के आक्रमण का प्रभाव क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको देख लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अरब आक्रमण के प्रभाव, अरब आक्रमण के प्रभाव, तो इसको हम लोग देखें भाई, तो दो भाई अरब आक्रमण का। पहला हम लोग देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। तो आर्थिक क्षेत्र में इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहली बात देखिए क्या प्रभाव पड़ रहा आर्थिक क्षेत्र में, कि अरबों को जल मार्ग का ज्ञान था। याद होगा आपको कि 636 ईस्वी में, 34 ईस्वी में ही जल मार्ग से थाने पे हमला हुआ था। मोहम्मद बिन बुदैल खुद जल मार्ग से आया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है जल मार्ग के माध्यम से आपका वो हथियार भेजे गए थे। यहाँ तक कि जो पहले अरबी व्यापारी जो मोपला के रूप में जिनके वंशज जो रह रहे हैं कहाँ पर, केरला के तट पर, वो सब जल मार्ग से आए थे। तो अरबों के आक्रमण से सबसे पहली बात ये हुआ कि जल मार्ग का, देखिएगा, जल मार्ग के माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से जो भारतीय लोग थे वो अफ्रीका पहुँचे, क्योंकि अरबी संपर्क के प्रभाव से यूरोप पहुँचे और एशिया के अन्य भागों में पहुँचे, एशिया के शेष भागों में। तो एक तो सबसे अच्छा ये रहा कि जब अरबी आक्रमण हुआ तो भारतीय जो थे आपस में प्रभाव में जल मार्ग का ज्ञान हुआ, जिसके माध्यम से अफ्रीका, यूरोप और एशिया के शेष भागों में भारत के व्यापारियों के या जो भी राजनीतिक संबंध, दोनों संबंधों में प्रगाढ़ता आई। दूसरा, सिंध क्षेत्र में देखिएगा, सिंध क्षेत्र में ऊंट पालना, खजूर की खेती, ये सब अरबों की देन है। सऊदी अरब वाले क्षेत्र में ऊंट खजूर खेती का प्रचलन था। जब यहाँ पर अरबी आते हैं तो यहाँ पर ऊंट पालना, खजूर की खेती करना, इन सब का प्रचलन सिंध के क्षेत्र में हो गया। तो ये भी अरबी आक्रमण का ही प्रभाव था। और तो और सिंध क्षेत्र में दिरहम नामक सिक्का,
ये तांबे का था, नामक सिक्का चलाया गया। देखिए, मतलब ये सिंधों की ही देन थी, अरबों की देन थी कि अरबों में दिरहम नामक सिक्का बड़ा प्रचलित था। तो सिंध के क्षेत्र में भी दिरहम आया। आगे चल के हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रकूटों के द्वारा भी दिरहम नामक सिक्का चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो आर्थिक क्षेत्र में एक जल मार्ग के ज्ञान से अफ्रीका, यूरोप, अन्य क्षेत्रों पर तो गए ही। सिंध क्षेत्र में हम लोगों ने ये भी देखा, हमारे सामने देख रहे हैं कि ऊँट पालना, खजूर खेती ज्ञान होता है। और सिंध क्षेत्र में दिरहम नामक सिक्का जो है कहीं ना कहीं जो है ये आपका अरबों के ही आक्रमण का प्रभाव था, अरबों के ही संपर्क का प्रभाव था। ये देख लेते हैं। गणित के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें, कहा गया है, देखिए गणित में वर्गमूल, घनमूल, दशमलव, ये सब खासकर दशमलव प्रणाली को हिंदसा, यानी कि गणित के ज्ञान में ज्ञान को, यानी दशमलव प्रणाली, खास गणित ज्ञान में वर्गमूल हो, घनमूल हो, जो भी चीजें हो और दशमलव प्रणाली हो, इन सबको खासकर दशमलव प्रणाली को हिंदसा कहा जाता था। और ये माना गया है, सुनिए, कि भारत से अरबों को, अब ये तो हमको अरबों से हमको मिला, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत से गणित का ज्ञान, वर्गमूल, घनमूल, जो भी देख रहे हैं, दशमलव प्रणाली, जीरो, जो भी, भारत से गणित का जो ज्ञान है, देखिएगा, वो अरबों को प्राप्त हुआ। और अरबों में हम लोग देखें तो अरब में 9वीं शताब्दी में, अरब में अल ख्वारिज़मी, देखिए अल ख्वारिज़मी, ये एक बहुत बड़े गणित के विद्वान थे, नामक अरबी गणितज्ञ ने, अरब क्षेत्र के थे, अरबी गणितज्ञ ने भारतीय गणित के ज्ञान को पूरे अरब जगत में फैलाया। गणितज्ञ ने भारतीय गणित के ज्ञान को पूरे अरब जगत में, नहीं पूरे अरब जगत में फैलाया, जहाँ जहाँ अरबी प्रभाव था। तो आप समझ सकते हैं जगत में फैलाया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे हैं। इस पर भी आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव जी का एक स्टेटमेंट भी है कि भारत से गणित का ज्ञान अरबों के पास पहुंचा और अरबों से यूरोप में पहुंचा। आप समझिए, तो इस तरफ से भारत का जो गणित का ज्ञान था, जो संकुचित केवल भारतीय लोगों तक था, वो अरब जगत में पहुंच गए। हिंदसा, खासकर दशमलव प्रणाली, बाकी और सब चीजें, ये सारा ज्ञान अरबी जगत में अल ख्वारिज़मी ने इसको 9वीं शताब्दी में पूरे अरब जगत में भारतीय ज्ञान को फैला दिया था। और ध्यान रखिएगा, और इसी अरबों से एक व्यक्ति का नाम है एबेलार, इसी को अबेलार्ड भी, इसने यूरोप में फैलाया। इसने यूरोप में 12वीं शताब्दी में फैलाया। तो आप समझ सकते हैं भारतीय गणित का ज्ञान भारत से अरब जगत में पहुंचा और अरब से कहाँ पहुंचा, यूरोप में। यूरोप में कौन फैला रहे हैं, एबेलार, और उसके बाद यहाँ पर कौन फैला रहे हैं, अल ख्वारिज़मी। उसके बाद भारतीय ज्ञान यूरोप तक पहुंच गया। इसलिए आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी का इसी को लेकर स्टेटमेंट है कि भारतीय ज्ञान अरब के माध्यम से यूरोप तक पहुंचा। तो यही स्टेटमेंट को तर्क करता है। एल श्रीवास्तव जी ने कहा कि भारतीय गणित का ज्ञान अरबों के माध्यम से यूरोप जगत में छा गया, अतः पूरा जो भारतीय गणित है वो, उसका प्रभाव अब केवल भारत तक न रहकर अरब और यूरोप तक भी हो गया। तो इस पर भी कहीं ना कहीं अरबी आक्रमण का ही इम्पैक्ट है। अरबी आक्रमण न होता तो ये अरब तक ज्ञान न पहुंचता, अरब से यूरोप तक न फैलता। तो हम लोग तो इम्पैक्ट देख रहे हैं, जो जो इम्पैक्ट हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट था, देखिएगा। और आगे देख लेते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ पुस्तकों का अनुवाद देखते हैं। कुछ पुस्तकों का अनुवाद, तो 3 पुस्तकें हैं, देखिएगा 3 किताबें हैं। एक तो विष्णु शर्मा की किताब है, विष्णु शर्मा की
एक किताब है नीति शास्त्र पर आधारित है, पंचतंत्र। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पंचतंत्र। ये देखिएगा, ये विष्णु शर्मा किताब है पंचतंत्र। तो जो पंचतंत्र किताब है, तो इब्न अल मुकल्फा, इब्न अल मुकल्फा, इनके द्वारा इस पंचतंत्र किताब को कलील ए दिमना के नाम से अनुवाद किया गया। तो पूछता जाता है कि, और ये जो अनुवाद हुआ ये अरबी भाषा में हुआ, अरबी भाषा में। तो इस तरह देखा जाए ये संपर्क का ही प्रभाव था कि पंचतंत्र का जो ज्ञान है, जो नीति शास्त्र की किताब पंचतंत्र है, देखिएगा ये पंचतंत्र नीति ग्रंथ है, नीति शास्त्र का ग्रंथ है, उसका अनुवाद अरब जगत में हो रहा है। खुसरो प्रथम था उस समय, उस खुसरो प्रथम के समय में होता है। इब्न अल मुकल्फा के द्वारा इसका अनुवाद हुआ कलील ए दिमना के नाम से। देखिएगा इनका अनुवाद कलील ए दिमना के नाम से होता है। तो इनका अनुवाद कलील ए दिमना के नाम से हो रहा था। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, कलील ए दिमना किसका अरबी अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। किसने किया? इब्न अल मुकल्फा ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको देखने को मिली। तो ये हम लोग एक अनुवाद में देखते हैं। इसी तरह अगर हम लोग अनुवाद में देखें, देखिए इम्पैक्ट में, तो हम लोग अनुवाद में और देख रहे, एक तो ये विष्णु शर्मा की किताब ये हो गई, और अनुवाद में किताब एक देखते हैं ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त की गणित की किताब है, गणित की किताब ब्रह्म सिद्धांत। देखिए ब्रह्म सिद्धांत, ये गणित की किताब है ब्रह्मगुप्त की। इस किताब का अनुवाद देखिए अल फजारी, अल फजारी, अल फजारी द्वारा, अल फजारी द्वारा किया गया। और किस नाम से किया गया? सिंध हिंद के नाम से। देखिए सिंध हिंद के नाम से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत किताब का अल फजारी के द्वारा जो है सिंध हिंद के नाम से अनुवाद किया जा रहा है। उसी तरह ब्रह्मगुप्त की किताब और है, उसका नाम है खंडक खांड। इस किताब का अनुवाद इब्राहिम पिंजरी कर रहा है, इब्राहिम पिंजरी द्वारा किया गया, पिंजरी द्वारा अरबी में किया गया, कि किस नाम से उसकी जानकारी नहीं, अरबी में किया गया। तो कहने का मतलब बस ये हमको समझना है कि इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि भारतीय बहुत सारे ग्रंथ, चाहे वो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र हो, चाहे वो गणित किताब ब्रह्मगुप्त, दोनों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये इम्पैक्ट में ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट हो जाएगा प्रभाव में। अब इसका छोटा सा प्रभाव एक दो और हैं। तो हमने गणित के क्षेत्र में देख लिया, और अगर हम लोग देखें तो देखिए मोहम्मद हारून, देखिए ये मोहम्मद हारून जो है, ये जब मोहम्मद हारून खलीफा बनता है, देखिएगा तो ये विद्वानों का संरक्षक था, विद्वानों का संरक्षक था, बहुत ही कला प्रेमी व्यक्ति था, विद्वानों का संरक्षक था, बहुत आदर सम्मान करता था। तो इसके समय में बगदाद में तो भारतीय विद्वान को बुला कर बसाया गया। अगर हम लोग देखें तो देखिए ये एक बरमका, ये पहले बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, ये जो है बगदाद का प्रधानमंत्री बन गया। सोचिए
बगदाद का प्रधानमंत्री 50 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहा, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ये देखिए बर्मका जो थे बर्मकिस परिवार का था, बर्मकिस परिवार। तो आप सोच सकते कि बहुत विद्वान व्यक्ति था और बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध अनुयायी था। तो इससे क्या कि विद्वानों बर्मका, अब संपर्क का प्रभाव था कि भारतीय विद्वान जो था बर्मका बगदाद जाता है, बगदाद के प्रधानमंत्री रहता है और तो 50 वर्ष तक, सोचिए 50 वर्ष तक। उसी तरफ से धन नामक देखिए एक व्यक्ति है, इसको बगदाद का चिकित्सा अधिकारी बनाया जाता है, बगदाद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। सोचिए जवासीमो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ये सब अरबी आक्रमण का ही प्रभाव था, चिकित्सा अधिकारी बनाया गया धन नामक व्यक्ति को। एक व्यक्ति देखिए और है मनक, ये भी एक चिकित्सा अधिकारी था, चिकित्सा था। इसी ने मोहम्मद हारून का इलाज किया था। तो एक बार जब मोहम्मद हारून बीमार हुए तो उसको मोहम्मद हारून का इलाज मनक ने किया था, मोहम्मद हारून का इलाज किया। तो आप समझ सकते हैं कि अरबी जगत में बगदाद और सारे क्षेत्रों में जो है आगे चलकर जहाँ जहाँ पर अरबी क्षेत्र था वहाँ पर भारतीय विद्वान गए। उसी तरह देखिए मल, सिंदबाद, ये वैज्ञानिक थे। देखिए सिंदबाद और आपका बाजीगर। तो कभी आज के बाद देखिए तो इन सबसे विद्वानों का भी आदान प्रदान हुआ। बर्मका धन है, मल आपका मनक है, मल है, सिंदबाग है, बाजीगर है, ये सब जो है भारतीय विद्वान लोग अरब जगत में गए। उन्होंने अरब में भी अपना प्रभाव जमाया, महत्वपूर्ण पदों पर रहे। तो ये भारतीय अरबी आक्रमण का ही इम्पैक्ट है कि चीज़ हमको देखने को मिला। ये देख लेते हैं। उसी तरह हम लोग और देखें अबू मासर, आगे चलकर हम लोग देखेंगे तो अबू मासर नामक अरबी विद्वान, देखिए अरबी विद्वान बनारस में आकर 10 साल रहता है। बनारस में 10 वर्षों तक ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करता है। मतलब हमारे लोग तो वहाँ गए, वहाँ के भी लोग हमारे आए, ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करता है। तो अबू मासर नामक विद्वान ने 10 वर्षों तक जो है बनारस में रहकर ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण की। तो ये भी अरबो आक्रमण का एक इम्पैक्ट ही है। और लास्ट अगर हम लोग देखें इम्पैक्ट में और एक और है, कुछ जो है स्थापत्य के क्षेत्र में कहा गया कि जब अरबी यहाँ पर आए तो अरबों के द्वारा मुल्तान शहर को डेवलप किया गया, लेकिन उसने एक नया शहर बनाया मंसूरा। तो ये मंसूरा शहर अरबों ने बनाया और आगे चलकर यही सिंध की राजधानी बनी। तो ये जो है नगरों की स्थापना टॉपिक है। तो इसमें सिंध की राजधानी, तो आप समझ सकते हैं। तो अरबों के द्वारा सिंध के क्षेत्र में मुल्तान शहर, मंसूरा शहर, मंसूरा तो आगे चलकर सिंध की राजधानी बनी। और तो गुर्जर प्रतिहारों से रक्षा के लिए अल महफूजा शहर, ये अल महफूजा शहर उन्होंने गुर्जर प्रतिहार से रक्षा के लिए बनाया था, इनसे रक्षा हमारी होती है, कभी हमला ना कर दे हम, ये राष्ट्रकूट सब। तो अल महफूजा शहर मतलब गुर्जर प्रतिहार से रक्षा के लिए। प्रतिहार से रक्षा के लिए, क्योंकि मिहिर भोज अरबों के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो इसी तरह अरबों के द्वारा मुल्तान, मंसूरा, अल महफूजा, तो अल-फलमूजा तो एक तरह सुरक्षात्मक नगर था। कभी पूछ ले इनमें कौन सुरक्षात्मक नगर था, तो कह सकते अल महफूजा। किन से रक्षा थे? गुर्जर प्रतिहारों से। मंसूरा शहर किसने बनाया? अरबों ने। तो ये सारा जो इम्पैक्ट हमें देखा कहलाएगा अरब आक्रमण का प्रभाव। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने यही देखा कि भारत में किस तरह से अरबों का आक्रमण हुआ। एक तो हमने देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम के पहले कौन से आक्रमण थे और मोहम्मद बिन कासिम के समय के हुआ तत्कालिक कारण क्या था, वही जहाज का लूटना, लूट को लेकर। उसके बाद
उस आक्रमण को हम लोगों ने पूरा आक्रमण की चरणबद्ध पूरी प्रक्रिया देखी, किस अभियान में क्या क्या हुआ। उसके बाद हम लोगों ने भारत और अरब आक्रमण के इम्पैक्ट लगभग हर क्षेत्र में देखे। अगर कभी आप देखिए कि यूपीएससी में देंगे या कभी स्टेट सर्विसेज में देंगे, जिसका बीपीएससी मेंस होगा, जो भी देंगे, तो भारत अरब आक्रमण प्रभाव आ जाएगा। जितना मैंने बता दिया है शायद किसी किताब में इतना ज़्यादा आपको मिले। बस ये है कि मतलब ये पर्याप्त मैटर है। अगर आप इतना लिख के चले जाते हैं तो जो भी नंबर आप मैक्सिमम डिजर्व करते होंगे वो सारा नंबर डिजर्व हो जाएगा। बस आपको लिखने की कला आनी चाहिए, ये चीज़ आपको शब्दावलियाँ आपके पास होनी चाहिए। अगर उन सब का प्रयोग कर लेंगे तो बहुत आसानी से सारे नंबर हम लोग गेन कर लेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत में तुर्क आक्रमण, और तुर्क आक्रमण हम लोग देखेंगे महमूद गजनवी के आक्रमण, और फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी आएगा अल-बर्नी। अल-बर्नी पर खुद हम लोग एक अलग से वीडियो देखेंगे, क्योंकि अल-बर्नी पे यूपीएससी खूब सवाल बनाता है। अल-बर्नी किताबुल हिंद या तहकीकी हिंद में जो चीज़ वर्णित है उसको लेकर, उसमें क्या क्या उसने वर्णन किया, उस पर ज़्यादा सवाल बनता है। और स्टेट सर्विसेज में अल-बर्नी के व्यक्तिगत जीवन, वो कहाँ का रहने वाला है, कब उसका जन्म हुआ, उसकी उपाधि क्या है, वो पुराणों को पहली बार गया था, बड़ा सिंपल, वो संस्कृत को जानने वाला पहला विद्वान था, वो सब नॉर्मल सवाल बनते हैं। लेकिन वो प्रीलिम्स लेवल पे रहते हैं, स्टेट सर्विसेज में रहते हैं। लेकिन उसका जो यूपीएससी का जो पोर्शन होता है वो किताब में क्या क्या वर्णित है उस पर होता है। तो हम लोग जो है चौथा वीडियो देखेंगे अल-बर्नी पे, फिर हम लोग आगे मोहम्मद गोरी, अब गोरी के बाद हम लोग स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। धन्यवाद।